अस्पताल के आईसीयू के बाहर लगे लाइव सीसीटीवी कैमरे में बड़े भाइयों का चेहरा साफ दिख रहा था। अंदर सुरेंद्र बाबू के सीने में लगे मॉनिटर की धड़कनें तेज थी, लेकिन आंखों से बहते आंसू केवल एक बात की गवाही दे रहे थे। पैसों के खातिर उन्होंने अपना पिता ही मार दिया था। शाम के धुंधलके पार्क की बेंच पर बैठे सुरेंद्र बाबू अपने ही ध्यान में मगन थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें इतनी गहरी थी कि आसपास की चहल पहल से वे पूरी तरह बेखबर थे। अचानक श्यामलाल ने आकर उन्हें जोर से झकझोरते हुए कहा, कहाँ खो गए हो सुरेंद्र भाई? कब से आवाज़ें दिए जा रहा हूँ, सब कुशल मंगल तो है ना? सुरेंद्र बाबू ने चौंक कर देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, अरे श्यामलाल, आओ बैठो। यार, तुझसे क्या छिपाना, बस अपने मोहन को लेकर थोड़ा परेशान सा हूँ। मोहन? श्यामलाल ने अचरज से पूछा। अरे वो तो इतना प्यारा और सीधा बच्चा है, तेरी पूरी दुकान तो वही संभालता है, फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? अरे यार, सुरेंद्र बाबू की आंखों में नमी तैर गई। उसकी शादी को लेकर चिंतित हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तुझे तो सब पता ही है। बचपन से मेरे सुख दुख के साथी रहे हो तुम। सोहन और रोहन दोनों पढ़ाई में तेज थे, शहर गए कॉलेज पढ़ने, वहीं लड़कियां पसंद की और शादी करके अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और एक ये मोहन है, बस 10वीं पास की और मेरे साथ दुकान में खटने लगा। अब बहुत कोशिशों के बावजूद भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। बस मन की यही आस है कि मेरे दोनों बेटों की तरह इसका भी घर बस जाए तो मैं सब कुछ बांट कर गंगा नहाऊं। श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, क्या यार, तू भी देखो, बहुत नेक लड़का है और जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तूने बात छेड़ी तो मुझे याद आया, अपना एक दोस्त हुआ करता था, याद है महेश? परसों बाजार में मिला था, साथ में उसकी बेटी सुधा भी थी। भाई, पहली नज़र में ही उस बच्ची ने मन में घर कर लिया। महेश की तबीयत ढीली रहती है, पर लड़की उसका बेटा बनकर ऐसा ख्याल रख रही थी कि क्या बताऊं। श्यामलाल ने बात जारी रखते हुए कहा, उसने मुझे इतने स्नेह से घर तक चलने के लिए आमंत्रित किया, मेरे चरण स्पर्श किए, स्वयं चाय पानी बनाकर लाई। घर छोटा था मगर इतना सुंदर और व्यवस्थित कि मन खुश हो गया। मुझे तो तभी मोहन के साथ उसकी शादी का ख्याल आया था, पर मोहन की पसंद नापसंद भी तो जरूरी है, इसलिए चुप रहा। अब तुमने कहा तो बात दिमाग में दौड़ी। सुरेंद्र बाबू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच श्यामलाल? हाँ भाई, मगर वो लोग बहुत गरीब हैं, मतलब लेन देन या दिखावे के मामले में। सुरेंद्र बाबू ने श्यामलाल को बीच में ही टोक दिया। अरे तू पागल है क्या? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, और अपनी सबसे अनमोल धरोहर अपनी बेटी देने वाला पिता भला गरीब कैसे हुआ? मुझे जल्द से जल्द वहाँ लेकर चल, मैं सुधा बिटिया को ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। अरे पहले देखभाल तो ले, और मोहन, उसकी भी तो राय ले ले भाई। श्यामलाल ने समझाया। देख श्यामलाल, सुरेंद्र बाबू दृढ़ता से बोले, लड़की मैं देखूं या तू, बात तो एक ही है। आखिर तूने भी तो मोहन को अपने बच्चे की तरह पाला है। रही बात मोहन की, तो वह मेरी पसंद को कभी ना नहीं कह सकता, इतना विश्वास है मुझे उस पर। दोनों की तरह नहीं है जो लड़कियां ब्याह कर ले आए और बोले, लो जी आशीर्वाद दे दो। आज भी मेरे बिना खाना नहीं खाता, पापा पहले आप खाइए, ऐसा हीरा है मेरा मोहन। श्यामलाल मुस्कुराए। वाह, अभी तो मोहन को सोहन रोहन से कमतर आंक रहा था, और अब चल अभी चलते हैं। दोनों महेश के घर पहुँचे। सुधा की सादगी, नम्रता और अवभगत देखकर सुरेंद्र बाबू पहली ही नज़र में उसे मोहन के लिए पसंद कर बैठे। उन्होंने बिना देर किए अपने मन की बात महेश के सामने रख दी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। सुरेंद्र भाई, मैं क्या कहूँ, स्वयं ईश्वर के रूप में आपको देख रहा हूँ। इस गरीब की यही चिंता थी कि जहाँ लोग लाखों का दहेज ढूंढते हैं, वहाँ उस परमेश्वर ने आपको भेज दिया। सुधा बिटिया, तू बड़ी भाग्यशाली है,
सुरेंद्र बाबू तुरंत बोले, रुको महेश, सुधा बिटिया, मैं मोहन को यहाँ कुछ सामान के साथ भेजता हूँ, तुम पहले उसे देख लो क्योंकि जीवन तुम दोनों को बिताना है। मोहन भी तुम्हें देख लेगा। वैसे मैं जानता हूँ उसे तुम जरूर पसंद आओगी, लेकिन किसी दबाव में आकर हाँ मत कहना। अगर मोहन पसंद ना आए तो साफ इनकार कर देना। मैं तुम्हें बेटी मान चुका हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। सुरेंद्र बाबू ने दुकान जाकर मोहन को पूरी बात संक्षेप में बताई और कुछ सामान देकर महेश के घर भेज दिया। सुधा ने मोहन की सादगी और शालीनता देखकर अपने पिता से शादी के लिए हाँ कर दी। उधर जब मोहन दुकान लौटा तो सुरेंद्र बाबू ने पूछा, मोहन, लड़की देख आए, क्या विचार है तुम्हारा? मोहन थोड़ा चौंक गया। श्यामलाल जी ने उसे पूरी बात समझाई। तब मोहन नम्रता से बोला, पिताजी, जब आपने हाँ कर दी तो मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे भाई, सोच समझ लो, जिंदगी तुम्हें बितानी है। सुरेंद्र बाबू ने दुलारा। मोहन ने पिता के चरण छुए और बोला, पापा, आज तक आपने हमेशा मेरे अच्छे भविष्य और भलाई के लिए फैसले लिए हैं। इतना बड़ा फैसला अगर आपके द्वारा लिया गया है तो आपके आशीर्वाद में ही मेरी भलाई है। आप जहां कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूं। दुनिया में माता पिता से बढ़कर बच्चों का भला सोचने वाला कोई नहीं हो सकता। मेरे बच्चे। सुरेंद्र बाबू ने भावुक होकर मोहन को सीने से लगा लिया। धूमधाम से मोहन और सुधा का विवाह संपन्न हुआ। शादी होकर आई सुधा ने अपनी सेवा और मधुर व्यवहार से पूरे घर का दिल जीत लिया। हालांकि सोहन और रोहन अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में ही रहना पसंद करते थे और कभी कभार ही आते थे। एक दिन सुरेंद्र बाबू ने तीनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। सभी जानने को उत्सुक थे कि आखिर बात क्या है। सुरेंद्र बाबू ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सोचता हूँ कि अपने जीते जी संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? सोहन और रोहन अपनी पत्नियों से नज़रें मिलाकर तुरंत बोले, पापा जी, हम यहाँ गांव कस्बे में रहना नहीं चाहते। यहाँ तो मजबूरी में आना पड़ता है। आप देना चाहते हैं तो हमारा शेयर हमें दे दीजिए, हम शहर में अपने नाम से फ्लैट ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मुझे किसके साथ रहना होगा ये भी सोचा है तुमने? सुरेंद्र बाबू ने परखा। इसमें सोचना क्या है पापा, हम 3 भाई हैं तो आपका प्यार सबको मिलना चाहिए। मतलब आप सबके पास 4-4 महीने रहिएगा, रोहन ने चालाकी से कहा। तभी मोहन बीच में बोल पड़ा, नहीं, जिसे जो चाहिए वो दे दीजिए पापा, मगर आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप यही मेरे साथ रहेंगे। सुरेंद्र बाबू ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और बड़े बेटों की तरफ देखा। सोहन झट से बोला, पापा, जब यहाँ आपको अपने साथ रखना ही चाहता है तो आप इसी के पास रहिए ना। वैसे भी शहर की आओ हवा आपको रास ना आए, क्यों रोहन? हाँ सोहन भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोहन ने सहमति जताई। सुरेंद्र बाबू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। ठीक है, मैंने सबकी बात सुन भी ली और मान भी ली। देखो, ये कुल 30 लाख रुपए की संपत्ति है, मतलब 10-10 लाख रुपए तीनों के हिस्से का शेयर। लो, ये 10 लाख सोहन के और 10 लाख रोहन के। रही बात इस दुकान और मकान की, तो इसकी कीमत भी लगभग 9-10 लाख के आसपास है। ये तुम्हारा हुआ मोहन, अब सब बट गया। खुश रहो। सोहन और रोहन खुशी खुशी अपने अपने पैसे समेटकर शहर रवाना हो गए। कुछ महीनों बाद अचानक एक रात सुरेंद्र बाबू के सीने में भयानक दर्द उठा। मोहन और सुधा बदहवास हालत में उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, स्थिति बेहद गंभीर है। ऑपरेशन में लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आधे पैसे अभी काउंटर पर जमा करवाइए, तभी हम प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। मोहन के हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कुछ इंतजाम करता हूँ,
आप इलाज शुरू कीजिए। इसी बीच सुधा ने दोनों बड़े भाइयों को फोन करके तुरंत अस्पताल बुला लिया। सोहन और रोहन हाँफते हुए पहुंचे। मोहन रोते हुए उनके पास भागा। भैया भैया, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? पापा का तुरंत ऑपरेशन होना है। मैं दुकान और घर बेचने जा रहा हूँ। तब तक आप दोनों भी जितने पैसों का इंतजाम हो सके कीजिए। सोहन ने मोहन का हाथ झटक दिया और खींचकर किनारे ले जाकर फुसफुसाया, मोहन पागल मत बन। देख पापा अब बूढ़े हो चुके हैं और कितना समय जिएंगे वो। अगर ठीक भी हो गए तो क्या फ़ायदा? हम दोनों तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तू भी समझदार बन और चुपचाप शांत रहने का नाटक कर। तेरी दुकान और घर बच जाएगा, वरना तू सुधा को लेकर सड़कों पर आ जाएगा, समझा? मोहन स्तब्ध रह गया। भैया, पापा हैं वो हमारे। आप भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। पापा ने ही तो हमें संपत्ति में शेयर दिए थे, वही पैसे दे दीजिए ना। रोहन चिढ़कर बोला। चल सोहन भैया, ये पागल है तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा और रुके तो ये हमारा दिमाग चाट जाएगा। सुन मोहन, तेरे भले के लिए समझा रहे थे, मान लेगा तो अच्छा होगा, नहीं तो घर दुकान सब खो देगा। जब काम निपट जाए तो मरने की खबर दे देना। चल सोहन। दोनों भाई मुड़े और निर्दयता से बाहर निकल गए। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने पास खड़े श्यामलाल जी के पैर पकड़ लिए। चाचा जी, आप मेरी दुकान और घर बिकवाने में मदद कीजिए, चाहे तो आप ही रख लीजिए, मगर पापा को बचा लीजिए चाचा जी। श्यामलाल ने मोहन को कंधे से पकड़कर उठाया और उसकी आंखें पोंछते हुए बोले, मोहन उठ, घबरा मत। तेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। आ मेरे साथ। श्यामलाल मोहन को आईसीयू के केबिन के अंदर ले गए, जहां सुरेंद्र बाबू बेड पर लेटे हुए थे। सुरेंद्र, श्यामलाल ने आवाज़ दी। सुरेंद्र बाबू ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे। श्यामलाल ने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सुरेंद्र, यही है तेरे शेयर और तेरी पूरी जायदाद का असली हकदार। वो दोनों तो। सुरेंद्र बाबू ने नम आंखों से सामने लगी सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस पर बाहर की गैलरी की लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। मोहन ने जो कुछ बाहर अपने भाइयों से कहा था और जो जवाब उसे मिला था, वह सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। मोहन हैरानी से कभी अपने पिता को तो कभी श्यामलाल चाचा जी को देखने लगा। श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, हैरान क्यों हो रहे हो मोहन? तुझे शायद ध्यान ना हो, पर मेरा मुख्य काम शेयर बाजार का है। सालों पहले मैंने तेरे पापा के नाम पर कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर खरीदवाए थे, जिनकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है। तेरे पापा अपनी इस असली संपत्ति सही हकदार चुनना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि पैसों के आगे कौन रिश्तों को चुनता है। इसलिए ये सब नाटक मेरे कहने पर रचा गया था, ताकि सोहन और रोहन का असली मुखौटा उतर सके। सुरेंद्र बाबू बेड से उठे। उन्होंने आगे बढ़कर मोहन को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, मेरा मोहन सच में हीरा है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। शिक्षा और धन इंसान को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन संस्कार और निस्वार्थ प्रेम ही इंसान को मनुष्य बनाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।